हेलो दोस्तों, आप सभी का धूमकेतु जीएस क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग डीएसएसबी एग्ज़ाम्स के लिए टॉप 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं और ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं जो आपके आने वाले डीएसएसबी की एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो दोस्तों, हम लोग क्वेश्चंस के साथ साथ उससे जुड़े हुए सभी फैक्ट को भी देखेंगे जिससे आपका टॉपिक सारा तैयार होते हुए चलेगा और उस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ कोई फैक्ट पूछेगा तो वो आपका गलत नहीं होने पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड ऑन। तो इसके आंसर में बहुत लोग कन्फ्यूजन रखते हैं, लेकिन कन्फ्यूज मत होइएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को। इस टाइम पे इम्पॉर्टेंट जितने भी प्रोविजंस थे उनको लागू कर दिया गया था। बाकी जो मेन प्रोविजंस और मैक्सिमम प्रोविजंस जो बचे हुए थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो इसका भी एक अपना हिस्ट्री है और ये जुड़ा हुआ है लाहौर सेशन से। लाहौर सेशन में कांग्रेस का गोल चेंज हो गया था। अब वहाँ पे डोमिनियन स्टेटस से हो गया था पूर्ण स्वराज्य। ठीक, पूर्ण स्वराज्य। और इसी 1929 में हुआ था और 26 जनवरी 1930 को ये बोला गया था कि हाँ, इस दिन हम लोग पहला इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। इसीलिए जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस थे वो तो 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए, लेकिन एक ऑफिशियल रूप से कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 में, जिसको हम लोग रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इससे जुड़ा हुआ कुछ फैक्ट और भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो संविधान सभा जो थी उसका गठन किसके तहत हुआ था? तो याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन के तहत 1946 के तहत हुआ था और इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू हुआ था। इसमें 389 मेंबर्स थे आपके। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। तो इतने सारे फैक्ट याद रखिएगा। अच्छा, पहली मीटिंग तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, लेकिन इसमें अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। लेकिन उसके बाद स्थायी अध्यक्ष कौन बना था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। लेकिन पहला वाला याद रखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा थे पहले अध्यक्ष संविधान सभा के और 389 मेंबर्स थे। तो इतने सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। इससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट? तो ड्यूटी नहीं है, राइट पूछा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पार्ट 3 यानी कि भाग 3। तो याद रखिएगा, स्टार्टिंग वाले पार्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4A। ठीक, इतने ज़्यादा सारे पार्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहले पार्ट में क्या दिया हुआ है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक, और ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 1 to 4। सेकेंड वाले में क्या दिया हुआ है? सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता दिया हुआ है। ठीक, और इसमें कौन कौन से आर्टिकल हैं? आर्टिकल इसमें है 5th से लेकर के 11th तक। अच्छा, थर्ड वाला कौन सा है जो अभी अभी हम लोगों ने देखा? तो हमारे फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ है और इसमें आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक हैं? तो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक हैं। नेक्स्ट 4th है हमारा DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू स्टेट पॉलिसी। ये कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल आते हैं? 36 से लेकर के 51 तक आते हैं। पार्ट 4A बाद में जोड़ा गया था, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। और ये जुड़ा हुआ है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज से, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट को एक बार ध्यान से पढ़ के आंसर टिक करिएगा। और ये आर्टिकल किससे जुड़ा हुआ है? 51A से जुड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। अब इससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका गलत नहीं होगा। अच्छा, पार्ट 5 में क्या दिया हुआ है? तो पार्ट 5 में यूनियन यानी संघ के बारे में बताया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को ही गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास रिट इशू करने का पावर होता है, जिसके थ्रू वो 5 रिट इशू करता है। और ये सारे रिट जो है सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है ऑन ब्रीच ऑफ फंडामेंटल राइट। तो इसी पावर की वजह से ही सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और रिट इशू करने का अगर हाई कोर्ट से रिलेटेड पूछ ले, आर्टिकल किस आर्टिकल में दिया हुआ है, तो ये आर्टिकल 226 हो जाएगा। तो जो हाई कोर्ट होते हैं वो 226 के तहत इशू कर सकते हैं रिट, और जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो आर्टिकल 32 के तहत रिट इशू कर सकता है।
तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श या आइडियल्स हैं? तो टोटल 5 जो है आइडियल्स दिए हुए हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये कौन कौन से आइडियल्स हैं? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड सेक्युलरिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेशनल इमरजेंसी। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, कौन कौन से फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं हो सकते हैं नेशनल इमरजेंसी में भी? तो वो है आर्टिकल 20 और 21। ये दोनों आर्टिकल सस्पेंड नहीं होते हैं, याद रखिएगा। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये चीज़ बताई गई थी, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 20 और 21 ये दोनों चीज़ें नहीं सस्पेंड होती हैं। और साथ में नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड आर्टिकल्स को देख लेते हैं। तो इमरजेंसी से रिलेटेड 3 आर्टिकल हैं, 352, 356 एंड 360। ठीक, 3 आर्टिकल हो गए। ये होता है नेशनल इमरजेंसी के लिए। 356 होता है किसी स्टेट में राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए, अगर वहाँ पे संवैधानिक निकाय फेल हो जाते हैं। और 360 किस लिए होता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है, तो इसके लिए। अच्छा, ये कहाँ से लिया गया है, किस देश के संविधान से इसको अडॉप्ट किया गया है, उसको भी याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। तो जर्मनी से अडॉप्ट किया गया था इमरजेंसी का प्रोविज़न, ठीक, जर्मनी से। और फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक नहीं लगी है कभी भी। तो प्रेसिडेंट रूल 356 से रिलेटेड हो गया, और 352 352 से रिलेटेड नेशनल इमरजेंसी हो गया। और इसमें भी जो है आर्टिकल 20 एंड 21 सस्पेंड नहीं होते हैं, जो कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो अमेंडमेंट पूछा जा रहा है, और किसका? फंडामेंटल ड्यूटीज का। तो याद रखिएगा, जो 42वां संविधान संशोधन था उसके तहत ही फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, कौन से आर्टिकल में मेंशन है ये भी जान लेते हैं। तो ये आर्टिकल 51A और एक पार्ट स्पेशल जोड़ा गया है DPSP के जस्ट बाद, मैंने अभी भी बताया पार्ट 4A। ठीक, तो इसमें जो है फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया है। और साथ में ही इसका ईयर भी पूछा जाता है। तो 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। इसमें इतने सारे संशोधन हुए थे कि इसको एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अच्छा, ये किसके रिकमेंडेशन पे हुए थे ये भी पूछा जाता है, कौन सी समिति या कमेटी जुड़ी हुई है? तो स्वर्ण सिंह समिति, याद रखिएगा, ये फंडामेंटल ड्यूटीज से आपके जुड़ी हुई है। तो इतना फैक्ट याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत को राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो हम लोग का जो आर्टिकल 1 है उसी में ये चीज़ डिस्क्राइब की गई है। और मैंने बताया था कि जो पार्ट 1 है हमारा, पार्ट 1 आर्टिकल नंबर 1 से लेकर के 4 तक डिस्क्राइब किया गया है। उसमें हमारे देश की जितनी भी टेरिटरी होती है उसको डिस्क्राइब किया गया है। आर्टिकल 1 में तो यही डिस्क्राइब किया गया है कि यूनियन ऑफ स्टेट रहेगा इंडिया, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? हु इज़ द परमानेंट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ठीक, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। तो पहले अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन दूसरे अध्यक्ष परमानेंट जो बने वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो रियल एग्जीक्यूटिव, मेन एग्जीक्यूटिव तो प्रेसिडेंट होता है, लेकिन रियल एग्जीक्यूटिव प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, इनसे जुड़ा हुआ आर्टिकल भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो आर्टिकल 75 याद रखिएगा, इसमें प्रधानमंत्री के पद को डिस्क्राइब किया गया है। तो हु इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया? तो रियल एग्जीक्यूटिव हेड प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा किया जाता है, निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कौन कौन वोटिंग देता है राष्ट्रपति के चुनाव में, तो इसके बारे में मेंशन किया गया है 54 आर्टिकल में। आर्टिकल 54 में इस चीज़ को मेंशन किया गया है। इसमें लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक, ये तो शामिल रहेंगे ही रहेंगे, निर्वाचित, ठीक, मनोनीत सदस्य नहीं। और उसके बाद राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो इतने लोग पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। और ये आर्टिकल 54 में इलेक्टोरल कॉलेज को मेंशन किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा।
और 52 में ही राष्ट्रपति का जो पद होता है, प्रेसिडेंट का जो पोस्ट होता है, उसके बारे में आर्टिकल 52 में मेंशन किया गया है। और साथ में एक आर्टिकल और याद रखिएगा प्रेसिडेंट से रिलेटेड कि आर्टिकल 61, इसके तहत इनके ऊपर जो महाभियोग चलाया जाता है वो आर्टिकल 61 में दिया गया है। आर्टिकल 61, तो इतनी चीज़ें आपको पता चल गई। 52 आर्टिकल में प्रेसिडेंट के पोस्ट को मेंशन किया गया है। 54 में इलेक्टोरल कॉलेज को मेंशन किया गया है, जिसमें कौन कौन वोटिंग दे सकता है, लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ठीक। और उसके बाद राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इतने लोग वोटिंग कर सकते हैं इलेक्टोरल कॉलेज में, ठीक। और महाभियोग वाला प्रोसेस किस में दिया हुआ है, 61 आर्टिकल में दिया हुआ है, तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है। तो लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल 5 साल तक का होता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, एक फैक्ट और याद रखिएगा कि दिल्ली में लोकसभा की कितनी सीटें दी गई हैं। तो 7 सीटें हैं लोकसभा में, और राज्यसभा में दिल्ली के लिए मैं बता रहा हूँ, और राज्यसभा के लिए 3 सीटें दी गई हैं दिल्ली को। तो राज्यसभा की 3 और लोकसभा में 7 सीटें दी गई हैं दिल्ली को। याद रखिएगा, DSSB का एग्जाम देने जा रहे हैं तो हो सकता है इससे रिलेटेड फैक्ट वहाँ पे पूछ लिया जाए, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो लोकसभा तो सबको पता है कि 5 साल बाद चुनाव हो जाता है, 5 साल होता है, लेकिन राज्यसभा में कन्फ्यूज मत होइएगा, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। और हर 2 साल में, 2 वर्ष में 1/3 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं, तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 6 वर्ष, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, धन विधेयक यानी कि मनी बिल कहाँ पेश किया जाता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाता है और इसके पास सुप्रीम अथॉरिटी होती है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, ये कौन डिसाइड करता है, लोकसभा स्पीकर। ये डिसाइड करते हैं कि ये विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, ठीक। और दूसरी चीज़, धन विधेयक से रिलेटेड जो है कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 110। तो 110 आर्टिकल के बारे में, मनी बिल के बारे में डिस्कस किया गया है। तो इसमें पावर ज़्यादा लोकसभा के पास होती है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट करते हैं। ये आर्टिकल 148 में दिया गया है, इस चीज़ को याद रखिएगा। आर्टिकल 148 में दिया गया है कि अपॉइंटमेंट का कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं इंडिया के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो देश का नहीं पूछा है, राज्य का पूछा है। हु इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, गवर्नर होता है, राज्यपाल। और देश का पूछेगा तो प्रेसिडेंट होते हैं। और साथ में आर्टिकल 153 भी याद रखिएगा, इसमें मेंशन किया गया है किसका पद, राज्यपाल यानी गवर्नर का पद या पोस्ट किसमें मेंशन किया है, आर्टिकल 153 में मेंशन किया गया है। तो इस चीज़ को याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था, ईयर भी पूछ लिया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1992 में। और ये लागू कब हुआ था, 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ था। तो ये नहीं पूछा जाता, आप ये याद रखिएगा कि ये एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट कब आया था, 73वां संविधान संशोधन एक्ट 1992 में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, 74वां भी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें नगर पालिका यानी म्यूनसिपैलिटीज आर इन विच अमेंडमेंट। तो किसमें ये प्रोविजन ऐड किया गया, नगर पालिका वाला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 74वां संविधान संशोधन। तो ये देखिए, दोनों सीक्वेंस वाइज आ गए आपके। तो ये भी 1992 में ही आया था, 1992 में आया था, और ये 74वां संविधान संशोधन था। तो ये नगर पालिका से जुड़ा हुआ था, 1992। तो ये दोनों संविधान संशोधन याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य विधान परिषद का गठन अनिवार्य है या ऐच्छिक। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है वो पूरी तरह से ऐच्छिक होती है, ऑप्शनल होती है, ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल कितना हो सकता है। तो आर्टिकल मैंने बताया था प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड, आर्टिकल 356 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखिएगा। अच्छा, एक बार में दोनों सदन मिल करके जब पारित करते हैं तो 6 महीने के लिए बढ़ता है, लेकिन कहाँ तक बढ़ा सकते हैं मैक्सिमम। तो मैक्सिमम 3 साल के लिए बढ़ा सकते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 3 वर्ष के लिए।
तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकारों के रक्षक किसे कहा जाता है। तो आर्टिकल 32 में 5 रिट मेंशन है सुप्रीम कोर्ट के, जो फंडामेंटल राइट वायलेशन के लिए इशू कर सकता है। तो इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय को ही जो है मौलिक अधिकारों का प्रोटेक्टर कहा जाता है, और इसी को गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक, तो आर्टिकल 32 याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। और एक आर्टिकल मैंने और बताया था हाई कोर्ट से रिलेटेड 226 में, उसमें भी हाई कोर्ट भी रिट इशू कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो पूछता है एलिमेंट, ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, और दूसरा पूछता है मेटल यानी कि धातु, कौन सी धातु मैक्सिमम पाई जाती है अर्थ क्रस्ट में, तो उसका आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। और अगर तत्व एलिमेंट की बात की जाएगी तो हो जाएगा ऑक्सीजन। तो आंसर यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी ऑक्सीजन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, एल्यूमिनियम कब सही होता है, जब पूछता है कि मेटल यानी कि कौन सी धातु मैक्सिमम पाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है। तो वायुमंडल की परत याद करने का एक ट्रिक है, मैं आपको बताता हूँ। ट्रस्ट मी इन एग्जाम, ट्रस्ट मी इन एग्जाम, यही ट्रिक है हमारी। तो ट्रस्ट TRU से आप लिख सकते हैं ट्रोपोस्फियर, दूसरा ST से लिख सकते हैं स्ट्रेटोस्फियर, ME का होता है मीजोस्फियर, और मीजोस्फियर में आपको पता है ऊपर वाले पार्ट में आयन मंडल पाया जाता है आयनोस्फियर। ठीक, और सबसे ऊपर एक्सोस्फियर। तो इसमें पूछा गया लोएस्ट लेयर के बारे में। तो लोएस्ट लेयर आपकी क्या हो जाएगी, ट्रोपोस्फियर, और हिंदी में इसको कहा जाता है क्षोभ मंडल। तो सबसे नीचे वाली हो गई क्षोभ मंडल, फिर हो गई समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, ये इसका क्रम होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो ओजोन लेयर पाई जाती है वो किस परत में पाई जाती है। तो ओजोन लेयर याद रखिएगा स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। और जितने भी हमारे ऋतुएं होती हैं, मौसम, क्लाइमेट फेनोमेना जितने भी होते हैं, वो सारे जो है मौसम संबंधी घटनाएं पहली लेयर में होती है, ट्रोपोस्फियर में होती है। क्या, क्षोभ मंडल हिंदी में इसको कहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रोपोस्फियर। बाकी फैक्ट भी मैंने बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट मुख्यतः किस कारण से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी प्रेशर ऑफ द मैग्मा, मैग्मा के प्रेशर से होता है। अच्छा, मैं थोड़ा सा फेनोमेना आपको बता देता हूँ, हो सकता है बहुत लोग ना जानते हों। तो एक थ्योरी आप पढ़े होंगे, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो उसमें हम लोग देखते हैं जो प्लेट्स होती है, एक होती है हमारी ओशियन प्लेट, एक होती है हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट यानी महाद्वीपीय प्लेट। तो जब ये दोनों टकराती है तो ओशियन प्लेट भारी होती है, ये नीचे चली जाती है, और यहाँ से ये पिघल करके ऊपर इसका लावा प्रेशर बनाता है, और थोड़े दूर के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपको ज्वालामुखी उद्गार देखने को मिलेंगे। तो इससे कॉन्टिनेंटल आर्क बनता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपको मैं बताऊं तो साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में आप देखेंगे एंडीज पर्वत श्रेणी, यहाँ पे आप देखेंगे कई सारे आपको एक्टिव वॉल्केनो देखने को मिलेंगे। तो ये इसी से होता है प्रेशर ऑफ द मैग्मा। और ये कैसे होता है, ओशियन प्लेट जब नीचे जाती है किसके, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे, तब ये मैग्मा प्रेशर बनाता है और बाहर निकलता है, इससे ज्वालामुखी विस्फोट होता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर दिन रात होने का कारण क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रोटेशन, ऑप्शन बी घूर्णन। इसको हिंदी में घूर्णन कहते हैं और इंग्लिश में रोटेशन कहते हैं। यानी कि अर्थ, मान लीजिए ये हमारी अर्थ है और अर्थ अपने एक्सिस पे जो है टिल्टेड है 23.5 डिग्री। ठीक, इसका एक्सिस टिल्टेड है। अब ये अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, और ये मान लीजिए पूरा इसका रिवॉल्यूशन का पाथ है। तो अर्थ के 2 मोशन होते हैं, याद रखिएगा, एक रोटेशन होता है, एक रिवॉल्यूशन होता है। तो अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट जो रोटेट कर रहा है उससे दिन रात होते हैं, और इसी को रोटेशन कहते हैं। जबकि ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है रिवॉल्यूशन। तो याद रखिएगा, दिन रात का जो फेनामेना होता है वो अपने एक्सिस पे घूमने की वजह से होता है अर्थ के, और वो उस मोशन को कहते हैं घूर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है। तो रिंग ऑफ फायर को पूरा अगर आप देखेंगे तो बोला जाता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। तो ये इसको पूरा नाम ऐसे कहता है। तो पैसिफिक ओशियन में पाया जाता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अच्छा, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में देखने को मिलता है, ऑप्शन सी तो करेक्ट हो गया। लेकिन ये कहाँ पे रहता है? तो ये मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया है आपका, और इस साइड में इंडोनेशिया है। मैं एक रफ डायग्राम बनाया हूँ, ये एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है, लेकिन ये कॉन्टिनेंट आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ये है हमारा एशिया, इधर आप ले लेंगे तो पूरा जो है उत्तरी अमेरिका का जो है इधर वाला वेस्टर्न पोर्शन हो जाएगा, और इधर दक्षिण अमेरिका का वेस्टर्न पोर्शन। तो ये पूरा मिला करके बनता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। और इसी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की वजह से जहाँ जहाँ पे ये बेल्ट गई हुई है वहाँ पे एक्टिव वॉल्केनो पाए जाते हैं। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा मैप के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, एक्टिव ज्वालामुखी के बारे में पूछा गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और एग्जाम्पल यहाँ से भी पूछता है, एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन बन जाता है, जैसे माउंट मेरापी, क्राकाटोआ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्राकाटोआ ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, क्राकाटोआ किस देश में स्थित है। और सेमारू भी याद रखिएगा, सेमरू या सेमारू। तो ये तीनों नाम याद रखिएगा। इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि क्राकाटोआ, मेरापी ये सब किस देश में स्थित हैं। ये सब एक्टिव वॉल्केनो के एग्जाम्पल हैं, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। सिसिली और स्ट्रॉम्बली का नाम सुने होंगे, तो ये सारे इटली में हो जाएंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो है ज्वालामुखियों के नाम होते हैं। जापान का माउंट फ्यूजी सुने होंगे, वो भी एक्टिव वॉल्केनो का ही एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो यहाँ पे हम लोग दोनों देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है? इसकी लंबाई लगभग होती है 2525 किलोमीटर। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? तो बांग्लादेश में याद रखिएगा पद्मा कहते हैं। ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरी जो मैंने बताया था दूसरी सबसे लंबी नदी, वो गोदावरी होती है, और इसकी लंबाई होती है 1465 किलोमीटर। और गोदावरी को एक फैक्ट और याद रखिएगा, गोदावरी को ही कहा जाता है दक्षिण गंगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, दक्षिण गंगा किसे कहते हैं? तो कंफ्यूज मत होइएगा, गोदावरी को दक्षिण गंगा कहते हैं। और ये सेकेंड लेंथ वाइज अगर देखा जाएगा तो सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की, और गंगा नदी फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो थार मरुस्थल का एक्सटेंशन तो कई राज्यों में है, ठीक, लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मैक्सिमम पोर्शन इसका राजस्थान में है, और ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों में फैला हुआ है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में थोड़ा थोड़ा पोर्शन इसका पंजाब में और गुजरात में भी जो है टच करता है, ठीक है। उतनी बारीकी में हमें नहीं जाना है, ये बस याद रखिएगा कि मेनली थार मरुस्थल इंडिया में राजस्थान में पाया जाता है, और ये एक वार्म डेजर्ट है, ठीक, गर्म मरुस्थल, गर्म मरुस्थल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मौसिन राम। मौसिन राम में सबसे अधिक बारिश होती है, और ये खासी की पहाड़ियों में स्थित है, खासी की पहाड़ी। और खासी की पहाड़ी आपको पता है, गारो खासी जयंतिया, ये कहाँ पाई जाती है? मेघालय में पाई जाती है। तो इसका आंसर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्कन का पठार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से बना है? तो याद रखिएगा, दक्कन का जो पठार है वो बना है ज्वालामुखीय लावा से। ज्वालामुखीय लावा के फैलने से तो प्रायद्वीपीय भारत के इस वाले पोर्शन में दक्कन का पठार पाया जाता है। और ये फेमस है एक चीज़ और के लिए, काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी कहते हैं, और कपास की खेती के लिए फेमस होती है। तो याद रखिएगा कि डेक्कन प्लेटू जो है ब्लैक सॉइल से बनी हुई है, और ये सारे इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो ज्वालामुखी उद्गार के बाद जब लावा ठंडा होता है तो वहाँ से इग्नियस रॉक्स बनती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, इग्नियस रॉक्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है? चिल्का लेक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चिल्का लेक कहाँ पे स्थित है ये भी पूछा जाता है, तो उड़ीसा में है। ये भी पूछा जाता है किस प्रकार की झील है, लगून। ये एक तरह की लगून झील है, मतलब समुद्र तट से थोड़ा सा सेपरेटेड है, वहीं से पानी इसका आया हुआ है, इसीलिए खारे पानी का है। एक क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि फ्रेश वाटर लेक कौन सा है सबसे बड़ा, तो वो वुलर कर दीजिएगा, वुलर लेक, जम्मू एंड कश्मीर।
और ये लोकटक लेक क्यों इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे मणिपुर में ये पाया जाता है सबसे पहली चीज़। ये फ्रेश वाटर ही लेक है। ये एकमात्र जो है तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसका नाम क्या है, केबुल लामझाओ। केबुल लामझाओ मणिपुर में है और लोकटक लेक यहाँ पे पाया जाता है और इसी पे जो है तैरता हुआ नेशनल पार्क है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज बेस्ड ऑन विच लॉन्गिट्यूड। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को पता होगा, 82.5 डिग्री ईस्ट। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। और कभी कभी टाइम पूछता है कि GMT ग्रीनविच टाइम से जो है कितना आगे है इंडिया का टाइम, तो हम लोग प्लस में रहते हैं 5 आवर्स 30 मिनट्स। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ग्रीनविच मीन टाइम से हम लोग 5.5 घंटे लगभग आगे चलते हैं और यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूड पास करता है वो 82.5 डिग्री पास करता है। अच्छा, एक चीज़ और पूछा जाता है कि IST जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाली लाइन है, ये कहाँ कहाँ से पास होती है, कितने राज्यों से पास होती है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, एक पूछा जाता है कि हाँ ये इलाहाबाद के पास मिर्ज़ापुर है, मिर्ज़ापुर से जो है पास होती है। एक चीज़ ये पूछता है, तो यानी कि यूपी तो हो ही जाएगा आपका, फिर MP में जाता है, फिर जो है छत्तीसगढ़ में जाएगा, छत्तीसगढ़, उसके बाद वहाँ से उड़ीसा से भी थोड़ा सा टच करता है, आंध्र प्रदेश से हो करके निकल जाता है, आंध्र प्रदेश, ठीक, आंध्र प्रदेश। तो इतने फैक्ट याद रखिएगा, 5 राज्यों से निकलता है और मेनली कभी कभी यही पूछ लेता है कि इलाहाबाद की मिर्ज़ापुर से जाती है और 5.5 घंटे आगे है। इसका साथ में लॉन्गिट्यूड वाला वैल्यू भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लैक सॉइल इज बेस्ट सुइटेड फॉर विच क्रॉप। तो अभी अभी मैंने बताया था कि जो दक्कन का पठार है, डेक्कन प्लेटू है, वहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, कपास की खेती के लिए जानी जाती है काली मिट्टी। साथ में यहाँ गन्ने की भी खेती होती है, लेकिन एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है कि कपास की खेती के लिए, तो ऑप्शन में यही मारिएगा, कॉटन। और दूसरी चीज़ इसको कहा जाता है रेगुर मिट्टी, तो नाम बदल के ही पूछा जा सकता है, ये भी याद रखिएगा, रेगुर मिट्टी। अच्छा, एक खासियत इसकी होती है कि ये वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, थोड़ा सा क्ले टाइप की होती है मिट्टी, ब्लैक सॉइल, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए कपास की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये याद रखिए गन्ने की भी खेती होती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। अब आप भारत का कह लीजिए या पूरे विश्व का कह लीजिए, पूरे विश्व का भी सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरवन का जो डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा, और पूरे विश्व का सबसे बड़ा मैनग्रोव फॉरेस्ट सुंदरवन ही माना जाता है। तो सुंदरवन का डेल्टा कौन कौन सी नदियाँ बनाती हैं, तो 2 नदियों का योगदान होता है, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। तो इनका जो डेल्टा होता है उसी को सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। ये इंडिया के वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में इसका एक्सटेंशन पाया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी। इसकी हाइट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हाइट याद रखिएगा 8,848 किलोमीटर, सॉरी मीटर, किलोमीटर नहीं रहेगा, मीटर रहेगा। 8,848 मीटर के लगभग में इसकी ऊंचाई है और ये नेपाल में पाया जाता है, याद रखिएगा, नेपाल में। एक क्वेश्चन और बनता है कि नेपाल में इसे क्या कहते हैं, तो नेपाल में इसे सागर माथा कहते हैं, सागर माथा। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, भूमध्य रेखा किस अक्षांश पर स्थित है। तो यहाँ पे इक्वेटर का लैटिट्यूड पूछा है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो अभी अभी हम लोग देखे थे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, प्रशांत महासागर में पैसिफिक रिंग पाया जाता है और प्रशांत महासागर ही सबसे बड़ा महासागर है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पैसिफिक ओशियन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। तो पूरे विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है, सहारा मरुस्थल है और ये पाया जाता है अफ्रीका में। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं एक बार मैप ड्रा करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये है आपका अफ्रीका,
अफ्रीका में ही पाया जाता है आपका सहारा डेजर्ट, तो यहाँ पाया जाता है ऊपर। कई सारे देशों में फैला हुआ है सहारा डेजर्ट, इतने सारे देशों में, इजिप्ट तक। यहाँ पे इजिप्ट है, सॉरी यहाँ पे इजिप्ट है, आपको पता है। यहाँ पे हमारा भूमध्य सागर पड़ता है और इसके ऊपर यूरोप है, इधर साइड में एशिया है, ठीक। और ये रहा हमारा एक्सटेंशन किसका, सहारा डेजर्ट का। अच्छा, साथ में कुछ और मरुस्थल याद रखिएगा, एक आता है कालाहारी डेजर्ट। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, तो कालाहारी मरुस्थल का लोकेशन लगभग ये है, ये 3 देशों में फैला होता है। वो कंट्री कौन कौन सी है, बोत्सवाना है, नामीबिया है, एंड आपका पड़ता है साउथ अफ्रीका, सबसे नीचे वाला पर्सन साउथ अफ्रीका। तो इन तीनों देशों में ये फैला हुआ है कालाहारी डेजर्ट, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कालाहारी डेजर्ट कहाँ पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नील नदी किस सागर में गिरती है। तो एक फैक्ट तो याद रखिएगा, अभी अभी मैंने यहाँ पे अफ्रीका का मैप बनाया था, तो अफ्रीका में ही, अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है नील नदी, ये फैक्ट याद रखिएगा। और ये जा करके मेडिटेरियन सी में, भूमध्य सागर में अपना जल विसर्जित करती है। मैं मैप बनाकर एक बार नील नदी के बारे में आपको बता देता हूँ। ये है भूमध्य सागर से, भूमध्य सागर में जाकर अपना जल विसर्जित करती है। एक बार मैं मैप बना करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये मैंने मैप बना दिया है, यहाँ पे है यूरोप, यहाँ पे है एशिया, और यहाँ पे है आपका अफ्रीका महाद्वीप। अभी अभी मैंने जस्ट बताया था सहारा डेजर्ट के लिए, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, एक है लेक विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया से कौन सी नदी निकलती है, वाइट नाइल निकलती है। और लेक टाना से, ये इथोपिया में है, इथोपिया कंट्री में है, इथोपिया से निकलती है ब्लू नाइल। तो ये दोनों जा करके सूडान में मिलती हैं, सूडान के राजधानी खार्तूम में, वहाँ से ये आगे जाती हैं और लास्ट में इजिप्ट से ऐसे जा करके ये हमारा है भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सीज को कहा जाता है इंग्लिश में, यहाँ पे जा करके अपना जल विसर्जित कर देती है। तो आई होप इससे जुड़े हुए सारे फैक्ट आपको समझ में आ गए होंगे। विश्व की सबसे लंबी नदी, लेंथ वाइज, वॉल्यूम वाइज नहीं कह रहा हूँ, वॉल्यूम वाइज अमेजन नदी सबसे बड़ी नदी है, लेकिन अगर लेंथ वाइज देखा जाए, लंबाई के हिसाब से देखा जाएगा, तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसीलिए इससे जुड़े हुए सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो लेक विक्टोरिया से निकलती है वाइट नाइल, और उसके बाद ब्लू नाइल निकलती है लेक टाना से, और ये दोनों मिलती हैं सूडान की राजधानी खार्तूम के पास, और उसके बाद नाइल नदी के नाम से ये आगे बढ़ते हुए भूमध्य सागर में जल विसर्जित करती है। और विश्व की सबसे लंबी नदी है लेंथ वाइज, लेंथ वाइज याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। कुछ लोग जल्दबाजी में देखेंगे नहीं और ऑप्शन ए टिक कर देंगे, ऑप्शन ए नहीं सही है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा गया, तो ये ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, अंटार्कटिका। आप कहेंगे ऐसा क्यों, मैं शुरू से ही बता रहा हूँ कि अगर पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल, ठीक, गर्म मरुस्थल पूछेगा तब आपको सहारा डेजर्ट करना है, ठीक। और अगर पूछेगा कि केवल मरुस्थल या फिर कोल्ड डेजर्ट के बारे में पूछ लेगा, तो यहाँ पे आपको अंटार्कटिका टिक करना है, और ये कोल्ड डेजर्ट के कैटेगरी में आता है, शीत मरुस्थल के कैटेगरी में आता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो मैप आप सभी देखे होंगे, मान लीजिए मैप है, तो मैप में एकदम नीचे के साइड में अंटार्कटिका रहता है, यानी कि साउथ पोल के पास में है, पूरा साउथ पोल का एक्सटेंशन है इस पे। नॉर्थ वाले साइड में आर्कटिक ओशियन है, आर्कटिक ओशियन, ये भी फ्रीजिंग कंडीशन में ही रहता है, नॉर्थ पोल भी। तो एरिया वाइज सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिका है, अगर ऑप्शन में है तो। मान लीजिए अंटार्कटिका ऑप्शन में नहीं है, यही क्वेश्चन है, तो आप सहारा टिक कर दीजिएगा, सही हो जाएगा आपका। लेकिन ये थोड़ा सा बारीकी वाला क्वेश्चन है, आपको हड़बड़ी में गलत नहीं करना है, अंटार्कटिका ही सबसे बड़ा माना जाएगा। अगर ये गर्म मरुस्थल पूछेगा, हॉट डेजर्ट पूछेगा, तो आपका सहारा तब करेक्ट हो जाएगा। गोबी डेजर्ट कहाँ पाया जाता है, मंगोलिया प्लस चाइना में पाया जाता है। इसको भी याद रखिएगा कि मंगोलिया और चाइना में मिला करके कौन सा मरुस्थल पाया जाता है, तो गोबी मरुस्थल पाया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कालाहारी के बारे में मैंने डिस्कस कर ही लिया था अभी अभी, 3 देशों में फैला हुआ है। तो यहाँ से आपका इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पूरा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। ये तो हो गया क्वेश्चन के हिसाब से आंसर। अगर यहाँ पे राखी गढ़ी दिया होता तो उसको टिक करिएगा, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी इस समय करेंटली सबसे बड़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है, और ये इंडिया में है, इंडिया में हरियाणा स्टेट में आता है ये, हरियाणा। तो इतना चीज़ याद रखिएगा, राखी गढ़ी इस समय सबसे बड़ी
लार्जेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। अगर ऑप्शन में ये नहीं रहेगा तो आप मोहनजोदड़ो को मार दीजिएगा, टिक। ठीक है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन था ये हमारा नगरीय सभ्यता थी, नगरीय। जबकि इसके बाद आप देखेंगे जो अर्ली वैदिक पीरियड था वो हमारा ग्रामीण सभ्यता, रूरल सिविलाइजेशन पे बेस्ड था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन राखी गढ़ी अगर ऑप्शन में है तो इसको टिक जरूर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद मुख्यतः किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, देवताओं की स्तुति से। और आपको पता है कि अर्ली वैदिक पीरियड जो था उसको हम लोग ऋग्वेदिक पीरियड भी कहते हैं इसी के नाम पे। और ये लगभग होता है 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी, इस तक के पीरियड को ऋग्वेदिक पीरियड कहा जाता है और इसी को अर्ली वैदिक पीरियड कहा जाता है। और ये एक ग्रामीण सभ्यता थी, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। जबकि इससे पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो 2500 से 1750 के आसपास थी और ये एक नगरीय सभ्यता थी। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। अच्छा, ये हाइम्स टू गॉड से रिलेटेड है, ऋग्वेदिक ग्रंथ। और इसमें सबसे ज़्यादा हाइम्स किसको डेडिकेटेड है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे प्रमुख देवता थे इंद्र, इन्हीं को सबसे ज़्यादा हाइम्स यानी कि स्तुतियाँ इनको डेडिकेट की गई हैं ऋग्वेद में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। लेकिन क्वेश्चन और भी इससे पूछे जाते हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड। तो आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि इनको ज्ञान की प्राप्ति यानी कि निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? निर्वाण की प्राप्ति हुई थी इनको गया में, बोध गया, बिहार। ठीक, तो निर्वाण का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति। और महापरिनिर्वाण, इसका क्या मतलब होता है? महापरिनिर्वाण इसका मतलब होता है कि मृत्यु। तो महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन और बनता है, पहला सरमन, फर्स्ट सरमन यानी कि पहला उपदेश उन्होंने कहाँ पे दिया था? तो फर्स्ट सरमन उन्होंने सारनाथ में दिया था। तो इतने सारे फैक्ट याद रखिएगा, ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। निर्वाण इसी को कहते हैं, निर्वाण की प्राप्ति। महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। और पहला जो उपदेश था, हिंदी वाले भी ध्यान दें, पहला उपदेश फर्स्ट सरमन सारनाथ में दिया था इन्होंने। तो इसका क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, क्योंकि उस समय जो भीषण उसने मंजर देखा, कई सारी लाशें देखी, बहुत सारे लोग रोते और बिलखते हुए नजर आए, तो उससे अशोक का हृदय द्रवित हुआ और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो कलिंग युद्ध से ही जो है अशोक ने उसके बाद से बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। संगम साहित्य किस भाषा में लिखा हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी तमिल। तो साउथ इंडिया का जो जितना भी आपको हिस्ट्री मिलेगा और लिटरेचर मिलेगा वो संगम साहित्य से ही मैक्सिमम चीज़ें मिलती हैं। तो संगम साहित्य में आप देखेंगे तो 3 संगम आयोजित किए गए थे। ठीक, पहला संगम था उसका कोई भी ग्रंथ नहीं बचा था। जो सेकंड संगम था, सेकंड संगम से तोलकप्पियम ये वाला ग्रंथ जो है सेकंड वाले संगम में बना था और इसको लिखा किसने था? तोलकप्पियर। और ये एक तरह का ग्रामर बुक है किसका? तमिल लैंग्वेज का। और उसके बाद थर्ड भी हुआ था, थर्ड से तो कई सारे ग्रंथ जो है मिलते हैं। तो मेनली फर्स्ट वाले से याद रखिए, कुछ भी नहीं था। सेकंड वाला पूछा था एग्जाम में, तोलकप्पियर ने लिखा था तोलकप्पियम, और ये ग्रामर बुक है किसका? तमिल लिटरेचर का। एक क्वेश्चन और बन जाता है यहाँ से कि इन तीनों संगम को कौन पेट्रोनाइज कर रहा था? संरक्षण किसने दिया था? किन राजाओं ने दिया था? तो पांड्य राजाओं ने इसको संरक्षण दिया था। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो महाजनपद आज वाले पीरियड को आप जानते होंगे कि लगभग जो है
लेटर वैदिक पीरियड के बाद 600 BC के आसपास महाजनपद बनने शुरू हो गए थे। तो उस समय लोहे की खोज हो गई थी, इसी वजह से चीज़ें बहुत तेज़ी से एक्सटेंड कर रही थी। स्पेशली वार होते थे, बहुत ज़्यादा वार होने लगे क्योंकि तलवारें और ये सब इंस्ट्रूमेंट बनने लगे। खेती बहुत एक्सटेंसिव लेवल पे होने लगी, साथ में जो खनिजों का एक्सट्रैक्शन था वो भी होने लगा। तो इससे छोटे छोटे जनपद बने और जनपद मिल करके महाजनपद बन गए। तो इनकी संख्या कुल 16 थी। ठीक, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, कई कई एक क्वेश्चन और पूछता है कि महाजनपद जो ये 16 थे पता कैसे चलता है, हम लोग कहाँ पे मेंशन है ये चीज़ें। तो मैं 2 ग्रंथों का नाम लिख दे रहा हूँ, वहाँ से इसका मेंशनिंग मिलता है। एक बुद्धिस्ट ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, यहाँ से मिलता है, याद रखिएगा, नाम पूछा जाता है एग्जाम में, अंगुत्तर निकाय। और एक जैन धर्म का लिटरेचर है, उसका नाम है भगवती सूत्र। तो भगवती सूत्र जैन धर्म के लिटरेचर से और बुद्ध धर्म के लिटरेचर अंगुत्तर निकाय से ये महाजनपद की संख्या का पता चलता है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोहे का प्रयोग सबसे पहले किस युग में हुआ। तो याद रखिएगा, जो आयरन एज था इंडिया में, इसका टाइमिंग लगभग किससे मैच करता है, लेटर वैदिक पीरियड से। लेटर वैदिक पीरियड उत्तर वैदिक काल से। उत्तर वैदिक काल का टाइमलाइन कब से कब तक था, 1000 BCE से लेकर के 600 BCE तक। तो ईसा पूर्व 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक इसका टाइमलाइन माना जाता है। और इस यहाँ पे ही मैंने बताया था कि 600 ईसा पूर्व के आसपास जो है महाजनपद बनना स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि लोहे की खोज हो गई थी और चीज़ें बहुत एक्सटेंसिव वे में चल रही थी। जंगलों की सफाई बहुत तेज़ी से हो रही थी, कृषि बहुत एक्सटेंसिव लेवल पे हो रहा था, मार काट भी चल रहा था क्योंकि तलवारें ही बनने लगी थी। तो ये सारी चीज़ें आयरन एज से रिलेटेड थी। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, आयरन एज। इसका टाइमलाइन जरूर याद रखिएगा, 1000 BCE से 600 BCE, और यही लेटर वैदिक पीरियड का भी टाइमलाइन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत सल्तनत का संस्थापक कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक था। ईयर भी पूछा जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का ईयर भी जान लीजिए, 1206 से 1210 तक इसने राज्य किया था। अच्छा, इससे जुड़ा हुआ फैक्ट और पूछा जाता है, एक चीज़ ये याद रखिएगा, ये किसका गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसी ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो दिल्ली सल्तनत को में सबसे पहले आता है गुलाम वंश, गुलाम वंश। ठीक, तो गुलाम वंश की भी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और साथ में एक क्वेश्चन और बनता है, किसका गुलाम था, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी का गुलाम था ये। 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक की, और वो पोलो खेल रहा होता है जिसको कहते हैं चौगान। घोड़े पे बैठ के गेम ये खेला जाता है, पोलो टाइप का ही होता है। तो चौगान खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी 1210 में। ये क्वेश्चन कई सारे, मतलब इन्होंने स्ट्रक्चर जो बनवाए थे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो भी स्ट्रक्चर बनवाया था उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और एक मस्जिद बनवाई थी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। और दूसरा चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था, कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार का स्टार्टिंग कौन करवाया था बनवाने का, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और कंप्लीट किसने करवाया था, तो याद रखिएगा इल्तुतमिश ने करवाया था, इल्तुतमिश। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, किसने शुरू करवाया और किसने जो है पूरा करवाया। तो स्टार्टिंग करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और पूरा किसने करवाया, इल्तुतमिश ने करवाया था। बाकी ये 2.5 दिन का झोपड़ा और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण इसने करवाया था, कुव्वतुल इस्लाम। तो इतने फैक्ट यहाँ से इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किताब उल हिंद के लेखक कौन थे। तो किताब उल हिंद के लेखक कौन थे, अल बर्नी थे। तो इसको याद रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इब्न बतूता ने कौन सा बुक लिखा था, तो इसको भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है, रिहला, रेहला या रेहला, इंग्लिश में ऐसे लिखा था रेहला। ठीक, तो ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, रेहला का। तो रेहला किसने लिखा था, इब्न बतूता ने। और किताबुल हिंद किसने लिखा, अल बर्नी ने लिखा था। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भू राजस्व व्यवस्था जब्ती प्रणाली किसने शुरू की। तो जब्ती प्रणाली को ही दहशाला कहा जाता था, दहशाला।
दहसाला से आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें क्या होता था, ये एक तरह का लैंड रेवेन्यू टैक्स सिस्टम था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम था। अच्छा, ये कैसे निकाला जाता था, पिछले 10 वर्षों का एवरेज लेकर के। तो पिछले 10 वर्षों में जो भी उपज निकली है उस ज़मीन से, उसका एवरेज लिया जाता था, उसी के बेसिस पे करंट ईयर का टैक्स लगाया जाता था, पिछले 10 सालों का लिया जाता था। और ये बनाया किसने था, दहसाला सिस्टम या जब्ती प्रणाली, तो राजा टोडरमल ने इसका निर्माण किया था, ये समझ सकते हैं। लेकिन किसके अंतर्गत किया था, उस समय राजा कौन था, सम्राट कौन था, तो उस समय अकबर का राज्य चल रहा था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ताजमहल किस मुगल शासक ने बनवाया। तो इसको याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, शाहजहाँ ने बनवाया था। और शाहजहाँ ने बहुत से इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स बनवाए थे। तो आइए देखते हैं वो क्या क्या थे, शाहजहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि रेड फोर्ट, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहाँ ने करवाया था। जामा मस्जिद के बारे में पूछा जाता है, जामा मस्जिद ये भी किसने बनवाया था, शाहजहाँ ने बनवाया था। एक मोती मस्जिद बनवाया था आगरा में। और तख्ते ताउस का नाम भी सुने होंगे, तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन जिसको कहा जाता था, उसका भी निर्माण किसके टाइम पे हुआ था, शाहजहाँ के टाइम पे हुआ था। तो इतना तो याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हरिहर और बुक्का ने की थी। और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, हरिहर और बुक्का ने की थी। ईयर भी पूछ लिया जाता है, 1336 ईस्वी में। ठीक, 1336 ईस्वी में स्थापना की थी। और विजयनगर साम्राज्य का कैपिटल भी पूछा जाता है, तो हम्पी याद रखिएगा, हम्पी। इतने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते थे, ईयर किसने किया और कहाँ पे इसका कैपिटल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया। तो पानीपत की 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तीनों को हम लोग देख लेते हैं एक बार, फिर आप इसका आंसर करेक्ट कर पाएंगे। पहला हुआ था 1526 में, दूसरा हुआ था 1556 में, और तीसरा हुआ था 1761 में। 26 वाला कब हुआ था, किसके इसके बीच में हुआ था, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। ठीक, यहाँ से मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी, ये समझ लीजिए इंडिया में। तो 1526 वाला हो गया। और दूसरा वाला 1556 में हुआ था अकबर वर्सेज हेमू, अकबर वर्सेज हेमू। और तीसरा 1761 में हुआ, ये तो हुआ था मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। तो इतनी चीज़ें याद रखिएगा, तीनों पानीपत की युद्ध काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ईयर भी इंपॉर्टेंट है, 1526, 56 और 1761। अब इसका जवाब आप खुद ही दे सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबर के दरबार के प्रसिद्ध 9 रत्नों में कौन शामिल नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुलसीदास। तुलसीदास शामिल नहीं थे, बाकी ये तीनों लोग जो है 9 रत्नों में शामिल थे। और देखते हैं 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो 1857 का जो स्टार्टिंग था, इससे रिलेटेड काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है लोगों को। आइए हम लोग सारे फैक्ट को देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं मंगल पांडे के से रिलेटेड फैक्ट। तो मंगल पांडे ने सबसे पहले बिगुल बजाया था, ये समझ लीजिए, 29 मार्च 1857 में। ठीक, और ये कहाँ से जुड़े हुए थे मंगल पांडे, इसके बारे में पूछा जाता है एग्जाम में। 34वीं नेटिव बंगाल इन्फेंट्री। तो ये किससे जुड़े हुए थे, बैरकपुर छावनी से, बैरकपुर छावनी। तो इतना आपको समझ में आ गया। मंगल पांडे 29 मार्च को बिगुल बजा दिए थे 1857 में, क्रांति का। और 34वीं नेटिव बंगाल इन्फेंट्री के ये सैनिक थे। और बैरकपुर छावनी से ये घटना रिलेटेड थी, जो कि बंगाल में, वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है, बंगाल। अच्छा, अब इसके बाद क्या हुआ, जब क्रांति की लहर आगे बढ़ी तो इनको गिरफ्तार करके 8 अप्रैल को 1857 में फांसी दे दी गई। उसके बाद क्या हुआ, ये क्रांति और भी उग्र रूप ले लेती है और मेरठ में इसका स्टार्टिंग हो जाता है एक मास लेवल पे। तो मेरठ में 10 मई 1857 में स्टार्ट होता है। तो असली स्टार्टिंग तो यहीं से मानी जाती है, लेकिन अगर देखा जाए इनिशियल स्टार्टिंग किसने की थी, तो मंगल पांडे ने अकेले कर दी थी क्रांति की स्टार्टिंग। तो मंगल पांडे से जुड़ा हुआ फैक्ट भी एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद तो स्टार्ट हो ही गया था लखनऊ में, कानपुर में और दिल्ली में, हर जगह पे।
तो 29 मार्च 1857 को स्टार्ट किया था मंगल पांडे ने। इनसे रिलेटेड फैक्ट एग्जाम में पूछता है, याद रखिएगा, बैरकपुर छावनी। और 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड? तो ईयर के साथ साथ डेट भी पूछता है, तो 1885 में हुआ था। और डेट भी पूछता है 28 दिसंबर। पहली असेंबली में कितने डेलीगेट्स भाग लिए थे? 72 लोग थे। अच्छा, कहाँ पे स्थापना हुई थी? मुंबई गोकुलनाथ तेजपाल संस्कृत इंटर कॉलेज, ऐसे याद रखिए, संस्कृत कॉलेज में हुई थी मुंबई में। गोकुलनाथ तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी या इंटर कॉलेज में हुई थी, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। स्थापना किसने करवाई थी, किसके नेतृत्व में हुई थी? A.O. ह्यूम के नेतृत्व में हुई थी। और जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? W.C. बनर्जी। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये व्योमेश चंद्र बनर्जी ने पहली अध्यक्षता की थी। 72 मेंबर थे। 28 दिसंबर 1885 को स्थापना हुई थी। मुंबई में गोकुलनाथ तेजपाल संस्कृत इंटर कॉलेज में हुई थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो गया। बाकी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप सही कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो स्टार्टिंग डेट और एंड दोनों पूछा जाता है एग्जाम में। आइए देखते हैं स्टार्ट कहाँ से हुआ था। 1 अगस्त 1920 में हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में। और ख़त्म कब हुआ था? 12 फरवरी 1922 को। ठीक, क्यों? क्योंकि जो है आपका 4 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड हो गया था। चौरी चौरा कांड, तो इसी की वजह से आंदोलन को वापस ले लिया गया था। तो 4 फरवरी याद रखिएगा, 4 फरवरी 1922, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। चौरी चौरा कांड और 12 फरवरी को वापस लिया गया और स्टार्टिंग हुई थी 1 अगस्त 1920 से। तो आपको आंसर सी यहाँ पे करेक्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये कब से शुरू हुआ था इसका डेट पूछ लेते हैं कहीं कहीं। तो 8 अगस्त 1942 ग्वालियर टैंक मुंबई। तो इतने सारे फैक्ट पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बैसाखी के दिन हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक, तो ये ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और इसमें रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो है वहाँ प्रदर्शन चल रहा था, उसी में निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियाँ चलाई गई थी। तो यही था हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड। कहाँ पे? अमृतसर में। ये भी याद रखिएगा, अमृतसर में हुआ था। तो डेट याद रखिएगा और 1919 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का गवर्नर जनरल बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। तो एक ये क्वेश्चन पूछता है और ये जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि पहले भारतीय कौन थे गवर्नर में, तो पहले गवर्नर जनरल कौन थे भारत के? सी राजागोपालाचारी। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, सी राजागोपालाचारी। तो क्वेश्चन घुमा करके पूछेगा कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, और उसके बाद स्वतंत्र भारत या फिर भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजागोपालाचारी। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? यानी इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एम्पियर। और इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो आवेश के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहा जाता है। और इसका एक मात्रक और होता है कूलाम पर सेकेंड, क्योंकि आवेश का मात्रक कूलाम होता है और टाइम का मात्रक सेकेंड होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट का एक यूनिट और हो जाएगा कूलाम पर सेकेंड, और इसी को एसआई यूनिट में एम्पियर कह दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी और सी दोनों हो जाएंगे। ठीक, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है प्रकाश में निर्वात की चाल, और ऑप्शन सी में दिया हुआ है किलोमीटर में। तो जो 1000 से हम लोग डिवाइड करते हैं मीटर में, तो वो कन्वर्ट हो जाता है किलोमीटर में। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं आपके, चाहे कहो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या फिर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है।
तो यहाँ पे ऑप्शन प्लस सी हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बल इंटू दूरी को क्या कहते हैं? यानी फोर्स इंटू डिस्टेंस कहलाता है वर्क। यही वर्क का डेफिनेशन भी होता है। फार्मूले के रूप में लिखेंगे, फोर्स इक्वल टू होता फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये होता है वर्क इक्वल, और इसका मात्रक फोर्स का होता है न्यूटन, डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट इसको कह सकते हैं, इसका भी मात्रक होता है मीटर, और वर्क का मात्रक होता है एसआई यूनिट में बता रहा हूँ जूल। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कार्य का मात्रक या वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो ये ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बल इंटू दूरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है? तो आप सभी जानते होंगे, आजकल जनरल लाइफ में बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज कर रहे हैं। इसको एक्शन रिएक्शन का रूल कहा जाता है। तो इस नियम में ये बताया गया है कि जितना फोर्स हम लोग किसी वस्तु पे लगाते हैं, वो वस्तु भी उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हम लोगों के ऊपर लगाती है। इसका मतलब हर एक्शन के लिए एक रिएक्शन होता है, और जो इसके इक्वल होगा, यानी अगर फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स की वैल्यू इक्वल होगी लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग बंदूक से गोली चलाते हैं तो गोली आगे की तरफ तो बढ़ती है, पीछे की तरफ एक रिएक्शन लगा देती है, इससे झटका महसूस होता है। या इस तरह का आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं, दीवार पे आप एक हाथ से ऐसे मारिए तो दीवार तो हिल जाएगा, लेकिन दीवार भी आपके ऊपर रिएक्शन लगाएगा और आपका हाथ भी जो है क्रैक हो सकता है। तो इस तरह का जो है ये सब न्यूटन का थर्ड लॉ का एग्जाम्पल होता है। और जितने भी हमारे रॉकेट वगैरह छोड़े जाते हैं, तो रॉकेट का जो प्रोपेलेंट होता है, ये निकलता है, पटाखे जो आप छोड़ते हैं रॉकेट के रूप में, देखे होंगे ऊपर आसमान की तरफ जाता है, तो इससे जो प्रोपेलेंट जलता है उसके रिएक्शन वो थ्रस्ट प्रोवाइड कराता है। तो ये फोर्स लगाता है जो वायुमंडल में हवाएं होती हैं, हवा के पार्टिकल्स पे, और हवा के पार्टिकल्स ऊपर रॉकेट के ऊपर लगाते हैं ताकि वो ऊपर की तरफ मूव करें। तो यही एक्शन रिएक्शन का रूल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती है? ठीक, तो ध्वनि जो है सबसे फास्ट चलती है सॉलिड में यानी ठोस में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। तो स्पीड का क्रम यही है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अच्छा, निर्वात में यानी कि वैक्यूम में हमारी ध्वनि नहीं चल सकती है। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, वैक्यूम में। दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है, और ये समतल दर्पण, यहाँ पे जोड़ लीजिए समतल दर्पण, इंग्लिश में सही है प्लेन मिरर। तो इससे जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी होता है और सीधा होता है। तो इसमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? वर्चुअल दिया हुआ है, हाँ ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जो मात्रक कार्य का होता है एसआई, वही मात्रक हीट का भी होता है यानी ऊष्मा का भी होता है। तो जूल अभी मैंने बताया था, जूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैलोरी और जूल में लोग कंफ्यूज करते हैं, तो जूल एसआई मात्रक हो गया और एक कैलोरी ये ऊष्मा का बड़ा मात्रक हो जाता है। और एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं? 4.18 जूल होते हैं। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, सिंपल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो हम सभी जानते हैं पानी में दो अणु रहते हैं, किसके? दो एटम हो गए हाइड्रोजन के और एक एटम हो गया ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है? यानी एसिड ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करता है? तो एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे हल्की गैस कौन सी है इनमें से? ठीक, तो सबका अणुभार के हिसाब से देखा जाता है। अगर इसको देखेंगे, हाइड्रोजन का इसका 2 होता है, ठीक, हीलियम का 4 होता है, नाइट्रोजन का N2 मतलब 14 + 14 ये होता है 28। ठीक, ऑक्सीजन का O2 होता है 16 + 16 ये होता है 32। ठीक, अच्छा एयर क्या होता है? एयर इसके बीच में लाई करता है, नाइट्रोजन और इसके बीच में, तो लगभग जो है 29 माना जाता है इसका अणुभार वायु का, जो भी हमारे वायुमंडल में है। तो ये सब क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। हाँ, हल्की वाले में पूछा है तो हाइड्रोजन को याद रखिएगा, सबसे हल्की गैस होती है, और हीलियम एक तरह का अक्रिय गैस है। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? रस्टिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच रिएक्शन? तो रस्टिंग एग्जाम्पल होता है ऑक्सीडेशन का, जिसमें आयरन ऑक्साइड फॉर्म होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल है।
आवर्त सारणी के जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ पीरियाडिक टेबल? तो पीरियाडिक टेबल के जनक कहे जाते हैं मेंडलीव को कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो मॉडर्न पीरियाडिक टेबल है वो किसने बनाया था? मॉडर्न पीरियाडिक टेबल, ये तो ओल्ड वाला हो गया, लेकिन सबसे पहले एक रूल जो दिया था वो मेंडलीव ने दिया था। हालांकि ये पूरा सक्सेसफुल नहीं था, लेकिन फिर भी पहला जो अच्छा रूल माना जाता है मेंडलीव का ही माना जाता है आवर्त सारणी के लिए। ये मॉडर्न वाले का कमेंट में बताइएगा किसने जो है मॉडर्न पीरियाडिक टेबल बनाया था, या मॉडर्न पीरियाडिक रूल किसने दिया था। अच्छा, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका केमिकल नेम पूछा है, फार्मूला भी पूछ सकता है। तो केमिकल नेम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका फार्मूला क्या होता है? NaHCO3। ठीक, तो इसके साथ बाइकार्बोनेट ये ग्रुप लगा हुआ होता है NaCO3। अच्छा, इसके साथ में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है? तो वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा, धावन सोडा कहते हैं, और NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट ये कहते हैं खाने वाले सोडा का फार्मूला होता है। धातुएं समानता होती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये तो कंडक्टर होती हैं, तो ये ऑप्शन तो नहीं रहेगा पुअर कंडक्टर। और ऑप्शन 1 ब्रिटल नहीं, ब्रिटल भी नहीं होती, ये भी ऑप्शन गलत है। गैसियस नहीं रहती हैं। तन्य, हाँ डक्टाइल होती हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तन्यता क्या होता है? तन्यता मतलब धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। इससे ये समझ में आता है कि धातुओं को अगर जो है हम लोग इसका एक मान लीजिए क्यूब है, ब्लॉक है मेटल का, इसको हम लोग अगर एक तार में कन्वर्ट करना चाहें तो ये तार में कन्वर्ट हो जाएगा बिना टूटे हुए, यही इसकी तन्यता कहलाती है। तो धातुएं सामान्यतः डक्टाइल होते हैं। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मैंने EVS वाले में बताया था और यहाँ पे बता दे रहा हूँ। जो फोटोसिंथेसिस होता है उससे पेड़ पौधे खाना बनाते हैं, तो वो CO2 को लेकर के ग्लूकोज बनाते हैं और उसके बाद एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। इसीलिए तो पेड़ पौधे हमें ज़्यादा लगाने चाहिए, क्योंकि उससे हमें ऑक्सीजन ज़्यादा मिलता है। तो ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग याद रखिएगा स्किन होता है, त्वचा जिसको कहते हैं। तो बायोलॉजी से रिलेटेड अगर आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो मैं उसका लिंक कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, पिन कर दूंगा, और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो बायोलॉजी के आप क्वेश्चंस जरूर लगाइएगा, और वो सीरीज है GK GS गोली के नाम से। वहाँ पे 1 लाइनर मैंने ढेर सारे क्वेश्चन कराए हैं, वहाँ से आप कर लेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सब सही हो जाएंगे। तो ये सब भी क्वेश्चन वहाँ पे मैंने करा रखे हैं। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? द रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू, ठीक, तो खून हमारा लाल रंग का होता है। क्यों? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन मौजूद होता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अच्छा, ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन भी कौन करता है? हीमोग्लोबिन ही करता है। कहते नहीं आपका हीमोग्लोबिन कम है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको कमजोरी महसूस हुई, क्योंकि आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन कम हो गया है, तो ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता भी कम हो गई है। ठीक, तो ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पैंक्रियास से ये स्रावित होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जाइलम। जाइलम के द्वारा वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। फ्लोएम का क्या फंक्शन होता है? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो फ्लोएम का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स प्लस जो भी खाना बनता है, भोजन बनाता है, पत्तियों में जो भोजन बनता है उसको सब जगह डिस्ट्रीब्यूशन करना रहता है, वो किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है। तो फूड जो भी बनता है फोटोसिंथेसिस में, ग्लूकोज या स्टार्च जो भी है, सब जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन कौन देखता है? फ्लोएम वाला पार्ट देखता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल का परिवहन जाइलम करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन का भी मैंने एक वीडियो बना रखा है GK GS गोली की सीरीज से, उसको जरूर देखिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है, तो इससे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी महाराष्ट्र में स्थित हैं, और महाराष्ट्र में भी औरंगाबाद में, औरंगाबाद। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं,
कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था या किसने निर्माण करवाया था? सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक है। तो किसने कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नरसिंहदेव वन। ठीक, ये गंग वंश के शासक थे, गंग वंश। ठीक, तो इस बात को भी याद रखिएगा, नरसिंहदेव वन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्तूप वास्तुकला किस धर्म से संबंधित है? तो स्तूप आपको पता ही होगा कि बुद्ध धर्म में जो है स्तूप बनाए जाते हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। खजुराहो के मंदिर किस शैली में बने हुए हैं? तो खजुराहो के मंदिर नागर शैली में बने हुए हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो जो भी हमारे नॉर्थ इंडिया के मंदिर होते हैं वो नागर शैली में बने हुए हैं, जबकि जितने भी हमारे, ये यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, इधर वाले पोर्शन में समझ लीजिए, इसके अपर पार्ट में ये सब हमारे नागर शैली वाले हो गए। ठीक, और इसके नीचे जो है यहाँ पे आपको नज़र आएंगे द्रविड़ शैली वाले, मतलब साउथ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में नागर शैली, साउथ इंडिया में द्रविड़। ठीक, और जहाँ पे इन दोनों का ट्रांजिशन हो रहा है यहाँ पे बेसर शैली होती है, बेसर शैली दोनों का मिक्स होती है। तो ये तीनों चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सांची का महान स्तूप किस काल से संबंधित है? तो सांची का महान स्तूप मौर्य काल से संबंधित है और इसको सम्राट अशोक ने बनवाया था और ये एमपी में है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। एलोरा की गुफाओं में कैलाश मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हिंदू धर्म से संबंधित है। कैलाश मंदिर है तो ये हिंदू धर्म से ही संबंधित रहेगा। और इसको बनवाया किसने था ये भी पूछा जाता है, तो राष्ट्रकूट किंग थे एक, कृष्ण या कृष्णावन, इन्होंने बनवाया था। ठीक, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागर शैली में मंदिरों की विशेषता क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शिखर हो जाएगा। नागर शैली में शिखर होता है, जबकि साउथ में आप देखेंगे, साउथ में जो द्रविड़ स्टाइल है, द्रविड़ स्टाइल में विमान आपको नजर आएंगे। अच्छा, कुछ टर्म और मैं बता दे रहा हूँ कि नागर शैली से कौन कौन से टर्म जुड़े हुए हैं, तो इसको भी याद रखिएगा, क्या पता एग्जाम में पूछ ले। तो मैं उसको बता दे रहा हूँ आपको। शिखर तो हो ही गया, जगती यानी कि एक बड़ा सा चबूतरा रहता है, मंदिर जिसके ऊपर बनता है उसको जगती कहते हैं, इसके ऊपर अब मंदिर का निर्माण होगा, तो ये जगती हो गया यानी कि चबूतरा, ये हमारा नागर शैली से जुड़ा हुआ है। दूसरी चीज़, मंदिर के टॉप पे, मंदिर का ये टॉप हो गया, टॉप के ऊपर जो है कलश और आमलक होते हैं, कलश सबसे ऊपर और उसके नीचे आमलक। यहाँ पे आप कलश देखे होंगे मंदिरों के ऊपर, कलश और आमलक रहते हैं यहाँ पे। और गर्भगृह के ऊपर जो बनता है, जहाँ पे भगवान की मूर्ति होती है, उसके ऊपर ही शिखर हमारा रहता है, यानी कि यहाँ पे शिखर रहेगा मंदिर का। तो जगती, कलश, आमलक, ये सब किससे जुड़े हुए हैं? शिखर, ये सब नागर शैली से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल से संबंधित है। और ये एक तरह का क्लासिकल डांस है, आप सभी को पता होगा क्लासिकल डांस। ठीक, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भरतनाट्यम नृत्य का उद्गम स्थल कौन सा है? तो भरतनाट्यम कहाँ का क्लासिकल डांस है ये भी पूछा जा सकता है इस तरह से भी, तो तमिलनाडु का है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदुस्तानी संगीत मुख्यतः भारत के किस भाग में प्रचलित है? तो हिंदुस्तानी संगीत मुख्यतः उत्तर भारत यानी नॉर्थ इंडिया में फेमस है, तो इसका ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तबला किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो ये है प्रिकर्शन या अनवरुद्ध वाद्य यंत्र, अवनद्य वाद्य यंत्र यानी प्रिकर्शन। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, एक बार दिखा देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मणिपुरी नृत्य किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रासलीला से संबंधित है, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है और ये रासलीला से संबंधित है मणिपुरी नृत्य। अगला देखते हैं, ओडिसी डांस, ओडिसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ओडिसी ओडिशा से संबंधित होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? या ऐसे पूछ सकता है कि जैन धर्म के आखिरी तीर्थंकर कौन थे, या ऐसे पूछ सकता है इनका नाम दे करके। तो भगवान महावीर जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे, और इस तरह से भी दे सकता है कि भगवान महावीर कौन से तीर्थंकर थे। तो इस तरह से घुमा करके क्वेश्चन रिवर्स पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। पहले कौन थे? ऋषभ देव। और 23वें कौन थे? ये 23वें थे और ये फर्स्ट थे। तो
पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे, दूसरे 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ, और 24वें महावीर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? त्रिरत्नाज इन बुद्धिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बुद्ध, धम्म और संघ। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये आपने सुना होगा, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो ये चीज़ जो कहा जाता है वही है बुद्ध के त्रिरत्न, बुद्ध धम्म और संघ। तो ये धम्म है, धर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? हु कंपोज रामचरितमानस? तो रामायण किसने लिखा था? वाल्मीकि ने लिखा था। रामचरितमानस पूछा है तो ये तुलसीदास ने लिखा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलारिपू किस शास्त्रीय नृत्य का अंग है? तो किस क्लासिकल डांस का पार्ट है अलारिपू? तो अलारिपू जो है भरतनाट्यम का ही पार्ट है। जब भरतनाट्यम नृत्य शुरू किया जाता है तो सबका अभिवादन करने के लिए अलारिपू किया जाता है। तो ये इसी का पार्ट है भरतनाट्यम का, स्टार्टिंग फेज ऑफ भरतनाट्यम। आपको पता ही है कहाँ का क्लासिकल डांस है, तो भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। होली का त्यौहार मुख्यतः किससे संबंधित है? तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कलर्स एंड लव से संबंधित है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी गुरु नानक देव। ठीक, अच्छा लास्ट भी पूछ सकता है, लास्ट कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह लास्ट गुरु थे। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। गुरु नानक देव पहले थे और लास्ट में गुरु गोविंद सिंह थे, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो याद रखिए गुरु नानक देव। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, भारत की सबसे प्राचीन वेद कौन सी है? तो मैंने बताया था कि अर्ली वैदिक पीरियड में ऋग्वेद लिखा गया था, तो हम लोगों का जो सबसे प्राचीन वेद कौन सा होगा? ऋग्वेद ही होगा, और ये लगभग 1500 BC यानी ईसा पूर्व से लेकर के 1000 BC के बीच में ये पीरियड था, ऋग्वेदिक पीरियड था। और इसमें सबसे ज़्यादा हाइम्स या श्लोक या स्तुति किसको समर्पित थी? इंद्र को समर्पित थी। इंद्र इसके प्रमुख देवता थे ऋग्वेद में, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।